चेहरे पर मुस्कान लिए गू चांगे ने अपना प्याला उठाया, एक घूंट लिया और उसे इशारा किया कि वो भी खाने की शुरुआत करे। धन्यवाद उपकारकर्ता, तो फिर मैं संकोच नहीं करूंगी। आकिंग ने बिना झिझक अपने चॉपस्टिक उठाए और धीरे धीरे खाना शुरू कर दिया। उसकी साधना पूरी तरह से बहाल नहीं हुई थी। सामने रखे हुए आध्यात्मिक फल और मांस ठीक वही थे जिनकी उसे इस समय जरूरत थी। पहले तो वो मरहम, और अब ये ऐसा भोजन जो उसकी साधना की शक्ति को वापस लाने में मदद करता था। आकिंग चांगे की बारीकी और ध्यान से सचमुच चकित थी। स्पष्ट था कि उसके जैसे उच्च दर्जे के व्यक्ति को इन बातों की परवाह करने की जरूरत नहीं थी। फिर भी वो हर बात में इतना विचारशील था। क्या सच में इस दुनिया में ऐसा पूर्ण व्यक्ति हो सकता है? तुम जानती हो कि मैंने तुम्हें यहां बुलाने के लिए किसी को क्यों भेजा? गू चांगे ने पूछा। मेरे उपकारकर्ता ने पहले कहा था कि वो उस दुनिया के बारे में जानना चाहते हैं जहां मैं रहती हूं। आकिंग ने सिर हिलाया। इस मौके का फायदा उठाकर उसने गू चांगे को अपनी दुनिया के बारे में कुछ बातें बताईं। ये कोई ऐसा रहस्य नहीं था जिसे दूसरों से छिपाना पड़े। वो एहसान लेना पसंद नहीं करती थी, खासकर जब किसी ने उसकी जान बचाई हो। बेशक उसे नहीं लगा कि ये जानकारी बताकर वो गू चांगे के उपकार का बदला चुका रही है, लेकिन फिर भी इसे थोड़ी बहुत कृतज्ञता की अभिव्यक्ति तो माना ही जा सकता था। आकिंग की मूल दुनिया में तलवार साधना, सॉर्ड कल्टिवेशन अपने चरम पर थी। हर व्यक्ति के जन्म के साथ एक तलवार आत्मा, सॉर्ड स्पिरिट होती थी। इसी कारण से प्राचीन काल से ही तलवार आत्माओं को अलग अलग स्तरों में बांटा गया था, जैसे स्वर्ग, हेवन, पृथ्वी, अर्थ, आत्मा, स्पिरिट और देवता, गॉड। जिनके पास असाधारण प्रतिभा होती वे आधे प्रयास में दोगुना परिणाम प्राप्त कर लेते और उनका भविष्य असीम होता। लेकिन देवता स्तर की तलवार आत्मा कई वर्षों से नहीं देखी गई थी। आत्मा स्तर की तलवार आत्मा ही इतनी दुर्लभ मानी जाती थी कि सभी स्कूल और संप्रदाय ऐसे लोगों को पाने के लिए संघर्ष करते थे। आकिंग स्वयं ऐसी ही थी। उसके पास एक आत्मा स्तर की तलवार आत्मा थी, और इसका कारण था कि उसके पिता एक शक्तिशाली तलवार अमर, सॉर्ड इमॉर्टल थे। यह जानना आवश्यक है कि तलवार अमर उस दुनिया के शिखर पर खड़े माने जाते थे, और वे केवल एक कदम दूर थे शून्य को भेदकर आरोहण, ब्रेकिंग द वॉइड एंड असेंडिंग से। लेकिन शून्य को भेदना अत्यंत कठिन था। शु संप्रदाय के अंतिम वृद्ध तलवार अमर, जिन्होंने तलवार अमरता की चरम सीमा प्राप्त की थी, अपने घर के पीछे पहाड़ पर तपस्या करते हुए प्रलय परीक्षा डैश में असफल हो गए। उनकी आत्मा बिखर गई और उनका जीवन मरण दोनों लुप्त हो गए। तब से किसी के भी उस स्तर तक पहुंचने की बात नहीं सुनी गई। तलवार अमरों की भूमि, गू चांगे ने हल्का सिर हिलाया। आकिंग द्वारा बताए गए समाचारों को सुनकर वो कुछ देर सोच में पड़ गया। विभिन्न दुनियाओं के अपने अपने नियम और वातावरण होते हैं, लेकिन शून्य को भेदने का स्तर स्पष्ट रूप से उस दुनिया की अधिकतम सीमा थी। जहां तक अमरता की बात थी, गू चांगे को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। आखिरकार ये सब स्वर्ग और पृथ्वी के वातावरण पर निर्भर करता है। कुछ दुनियाओं में अमर तत्व, इमॉर्टल सब्सटेंसेस की कमी होती है। यदि ऊपरी लोक, अपर रेल्म के शक्तिशाली लोग वहां रहते तो उनके लिए भी लाखों वर्षों तक जीवित रहना कठिन होता। उसकी दृष्टि में तलवार अमर स्तर अभी प्रबुद्ध प्राणी, एनलाइटेंड बीइंग तक नहीं पहुंचा था। शायद वो सुप्रीम और क्वासी सम्राट, सुप्रीम रेल्म और क्वाजी एम्परर रेल्म के बीच था। परंतु वो तब तक निश्चित नहीं कह सकता था जब तक अपनी आंखों से न देख ले। धन्यवाद उपकारकर्ता। मैं अवश्य किसी दिन आपके इस उपकार का बदला चुकाऊंगी। भोजन और मदिरा समाप्त होने के बाद उसकी साधना काफी हद तक लौट आई थी। संतुष्ट होकर आकिंग ने कहा। गू चांगे अब भी उसकी कही बातों पर विचार कर रहा था। मुस्कराकर उसने हाथ हिलाया। बस इतना सा काम था मिस किंग, इसमें औपचारिकता की क्या जरूरत। काश इस दुनिया में सब लोग आप जैसे अच्छे होते, उपकारकर्ता। आकिंग की आंखें गू चांगे के चेहरे पर ठहर गईं और उसने गंभीरता से कहा, ओ, क्या तुम्हें नहीं लगता तुम ये बात थोड़ा जल्दी कह रही हो? गू चांगे हल्का मुस्कराया। आकिंग के तेज और सुंदर चेहरे पर हल्की शंका झलक पड़ी। उसे लगा गू चांगे की बातों में कोई गूढ़ अर्थ है, परंतु गू चांगे ने कुछ नहीं समझाया, बस मुस्कराते हुए बोला, काफी देर हो गई है मिस किंग, अब आराम करो। मैं देखता हूं कि तुमने बचपन से तलवार साधना की है। कल मैं किसी को भेजूंगा जो तुम्हारे लिए नई तलवार तैयार करने में मदद करेगा।
ये आकिंग थोड़ी चौंकी, फिर जल्दी से हाथ हिलाते हुए बोली, उपकारकर्ता, आपने पहले ही मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मैं अब और कष्ट नहीं दूंगी। हालांकि उसे सच में एक उचित तलवार की जरूरत थी, लेकिन हर बार गू चांगे को परेशान करना उसे ठीक नहीं लगा। कहा ना, ये सब बस छोटा सा प्रयास है। गुचांगे अब भी मुस्करा रहा था। ऐसा नहीं हो सकता, उपकारकर्ता, मैं आपके इस उपकार का ऋण कभी नहीं चुका पाऊंगी। आ किंग ने जिद की। गुचांगे ने हल्की सांस ली। ठीक है, जैसा तुम चाहो। अब जल्दी सो जाओ। वो समझ गया कि उसके सामने खड़ी ये लड़की अपने सिद्धांतों में अडिग है। वह अपनी मान्यता आसानी से नहीं बदलेगी। थोड़ी देर बाद गू चांगे ने निश्चय किया कि वो उस दुनिया में जाएगा जहां आ किंग पहले रहती थी। कुछ योजनाओं के लिए उसे उसकी आवश्यकता थी। आ किंग ने उसकी ओर देखा, कुछ कहना चाहा, पर चुप रह गई और चली गई। उसे अपने माता पिता की बातें याद आईं, इस दुनिया में बिना कारण कोई भलाई नहीं करता। गू चांगे, जिसने उसे कुछ ही दिनों से जाना था, उससे इतना अच्छा व्यवहार कर रहा था, फिर भी वो उसके उद्देश्य नहीं समझ पा रही थी। हालांकि गू चांगे के व्यवहार में कोई स्वार्थ झलकता भी नहीं था। वो सच में केवल सद्भावना दिखा रहा था। आकिंग के जाने के बाद गू चांगे के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। उसकी आंखों में हल्की सी अजीब चमक उभरी। आकिंग की बातों से उसे पता चला कि उसके पिता एक तलवार अमर थे, परंतु वे बाहरी दानवों, एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल डीमंस, यानी ग्रेट यू अमर वंश, ग्रेट यू इमॉर्टल डायनेस्टी की सेना से लड़ते हुए लापता हो गए थे। वो भी अपने पिता की खोज में ही अंतरिक्ष दरार से गुजरी थी, और फिर ग्रेट यू अमर वंश ने उसे पकड़ लिया। अपनी दुनिया में भी आकिंग का नाम प्रसिद्ध था और उसकी स्थिति बहुत ऊंची थी। अगले कुछ दिनों में ग्रेट यू अमर वंश के क्षेत्र में प्राचीन विश्व के अस्तित्व की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। किसने ये खबर फैलाई, कोई नहीं जानता था, पर इसने आसपास की कई शक्तियों को हिला दिया। अनेक अमर शक्तियां और सर्वोच्च संप्रदाय जांच में लग गए, और कुछ लोग सीधे सम्राट यू के पास पहुंच गए। सम्राट यू क्रोधित हो उठा और आदेश दिया कि पता लगाया जाए कि सूचना किसने लीक की। स्वाभाविक रूप से उसने गू चांगे पर भी संदेह किया, लेकिन उसके पास कोई प्रमाण नहीं था। स्पेस पोर्टल की रक्षा करने वालों में तुओबा महल का सबसे बड़ा बेटा था, यानी तुओबा शियाओयाओ का बड़ा भाई। सम्राट यू स्वभाव से संदेहशील था। कुछ दिन पहले तुओबा शियाओयाओ जनरल के महल से निकलकर सीमा पर अपने भाई से मिलने गया था। इसलिए सम्राट यू के मन में शंका हुई कि क्या इस खबर के फैलने में तुओबा शियाओयाओ का हाथ है। समय भी बिल्कुल मेल खाता था। अब जबकि बात उजागर हो चुकी थी, सम्राट यू ये सोच नहीं पा रहा था कि इस प्राचीन विश्व को कैसे अपने वश में करे। विभिन्न शक्तियों और संप्रदायों के प्रतिनिधियों का सामना करते हुए उसने बहुत सी जानकारी साझा कर दी। यह प्राचीन विश्व, जिसे पहले कभी नहीं खोजा गया था, असीम संसाधनों से भरा था, और कोई भी शक्ति ऐसी नहीं थी जो उस पर नजर न रखती हो। अब सभी शक्तियों ने अपने दूत और शिष्य उस स्थान पर भेजने की तैयारी कर दी जहां स्पेस पोर्टल मौजूद था। साथ ही सम्राट यू के साथ ये चर्चा शुरू हुई कि उस दुनिया को कैसे जीता जाए। हालांकि अंतरिक्ष की बाधाएं और स्वर्गीय नियम वहां पूरी शक्ति का प्रयोग नहीं करने देते थे, फिर भी विभिन्न शक्तियों के पास पहले से अनुभव था। कोई भी ये नहीं चाहता था कि देरी हो और ग्रेट यू अमर वंश पहले पहुंच जाए। इस अवसर का लाभ उठाकर कई अमर शक्तियों ने अपने श्रेष्ठ युवाओं को वहां भेजा, क्योंकि बुजुर्ग पीढ़ी की तुलना में युवा पीढ़ी पर उस दुनिया का दबाव कम पड़ता था। उनके पास कई दिव्य खजाने भी थे, जिससे उनकी सुरक्षा सुनिश्चित रहती थी। स्वाभाविक रूप से सम्राट यू ये नहीं चाहता था कि कोई और पहले पहुंचे, इसलिए उसने अपने कई वंशजों को भी वहां भेजने की योजना बनाई। दूसरे राजकुमार यू लिए, जो भविष्य के उत्तराधिकारी थे, उन्हें जाने की अनुमति नहीं दी गई। राजकुमारी यू फेया और एब्सोल्यूट हेवनली प्रिंस जिया लुओ के विवाह का मामला अभी तय नहीं हुआ था, और जिया लुओ भी अस्थायी रूप से किसी काम से गया था। तो सम्राट यू ने निर्णय लिया कि यू फेया को इस मिशन की अगुवाई करनी चाहिए। वो जानता था कि ये प्राचीन विश्व अत्यंत महत्वपूर्ण था, और उसमें शायद विश्व की उत्पत्ति जैसी दिव्य वस्तुएं छिपी हों। विशाल युद्धपोत आकाश में उड़ रहे थे, सितारा क्षेत्रों को रौंदते हुए ग्रेट यू अमर वंश की सीमा की ओर बढ़ रहे थे। आ किंग जब ये दृश्य देख रही थी तो उसके चेहरे पर चिंता झलक रही थी। उसे इन दिनों गू चांगे से पता चला था कि उसकी दुनिया अब ऊपरी लोक की कई शक्तियों की नज़र में आ चुकी है। पहले केवल ग्रेट यू अमर वंश की सेना जा रही थी, लेकिन अब बाकी शक्तियां भी हस्तक्षेप कर रही थीं।
उसकी मातृभूमि पर अब एक और भी भयानक आपदा आने वाली थी। ऐसी आपदा का सामना करना उनके लिए असंभव था। परिणाम केवल विनाश और विभाजन था। उपकारकर्ता, क्या आपके पीछे की शक्ति को इस विषय में कोई दिलचस्पी नहीं है? आकिंग ने आश्चर्य से पूछा। क्योंकि मुझे दिलचस्पी नहीं है, इसलिए मेरे पीछे की शक्ति को भी नहीं है, गु चांगे ने सहजता से कहा। आकिंग ने सिर हिलाया, समझ गई। अगर गु चांगे चाहता तो वो भी ऐसी भयंकर सेना भेज सकता था, लेकिन वो स्पष्ट रूप से इसमें रुचि नहीं रखता था। आपका क्या विचार है आगे के लिए? गु चांगे ने मुस्कुराते हुए पूछा। शायद मुझे लौटना पड़ेगा। मेरी माँ मेरी सुरक्षा के लिए बहुत चिंतित होंगी और मैं अपने साथियों के साथ मिलकर इस आपदा को रोकने का प्रयास करना चाहती हूँ। आकिंग ने कुछ देर मौन रहकर कहा। वो जानती थी कि उसकी शक्ति इस विनाश में कुछ नहीं थी, फिर भी वो अपनी ओर से कोशिश करना चाहती थी। उसे घर छोड़े महीनों हो चुके थे और उसकी माँ अवश्य चिंतित होंगी। साथ ही अब यह जानकर कि उसके पिता जीवित हैं, वो संतुष्ट थी। बस आपके उपकार का बदला शायद मैं कभी नहीं चुका पाऊंगी, उसने धीरे से कहा। गु चांगे मुस्कराया। क्या तुमने कभी सोचा है कि शायद तुम ही इस आपदा को समाप्त कर सकती हो? मैं? आकिंग स्तब्ध रह गई। उसकी शक्ति से ये कैसे संभव था? क्या और कोई उपाय था? ग्रेट यू अमर वंश की सीमा वास्तव में एक विशाल तारा क्षेत्र थी। असंख्य तैरते हुए सितारे, महाद्वीप और शहर इसमें फैले थे। जब सेनाएं हर दिशा से वहां उतरीं, ये स्थान अचानक सभी शक्तियों का केंद्र बन गया। यहां तक कि कुछ स्वतंत्र साधक भी लाभ उठाने के लिए पहुंच गए। ग्रेट यू के अलावा आसपास की शक्तियों और संप्रदायों ने भी अपने लोगों को भेजा और अब वे उस तारा क्षेत्र में डेरा डाले थे। सम्राट यू के आदेश के बिना हम स्पेस पोर्टल से नहीं जा सकते। वहां चारों ओर शक्तिशाली रक्षक हैं और मेरे लिए पास जाना आसान नहीं। इसलिए हमें इंतजार करना होगा जब तक सभी सेनाएं आ जाएं, तभी हम उनके साथ भीतर जा पाएंगे। यहाँ के एक शहर में तुओबा शियाओयाओ अपने बड़े भाई सख्त चेहरे वाले युवक तुओबा फेयुन से कह रहा था, जो सीमा पर स्पेस पोर्टल की रक्षा का प्रभारी था। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। मुझे किसी तरह जाकर चिंग्यू को बचाना ही होगा, तुओबा शियाओयाओ ने गंभीर स्वर में कहा। उसे यहाँ आए कई दिन हो चुके थे। अब वो पूरी तरह सुनिश्चित था कि उस स्पेस पोर्टल के पीछे की दुनिया वही थी जहां वो अपने पिछले जन्म में रहता और साधना करता था। लेकिन अब गु चांगे ने उसे जो स्वर्गीय तलवार हेवनली स्वॉर्ड सौंपने का आदेश दिया था, उसकी समय सीमा केवल 5 दिन रह गई थी। ऐसी बातों में जल्दी करने की जरूरत नहीं है। जब तक गु चांगे को तुमसे कुछ चाहिए, वो तुम्हें ज्यादा नहीं दबाएगा। जब तक उसे वो चीज नहीं छोड़नी होती, तब तक तुम्हारी बहन ठीक रहेगी, तुओबा फेयुन ने धीरे धीरे कहा और तुओबा शियाओयाओ को दिलासा दिया कि ज्यादा चिंता न करे। मुझे पता है, लेकिन अगर गु चांगे को किसी चीज की परवाह ही न हो तो? वो ऐसा इंसान है जो कुछ भी कर सकता है। तुओबा शियाओयाओ ने गहरी सांस ली और अपने कनपटियों को दबाया। अगर समय इतना तंग न होता तो वो ये सब कभी न करता। अब सम्राट यू ने आदेश दिया था कि उनके आदेश के बिना कोई उस दुनिया में पैर नहीं रख सकता। इसलिए भले ही उसका बड़ा भाई यहां पहरा दे रहा था, वो उसे आसानी से अंदर नहीं जाने दे सकता था। ग्रेट यू की सेना जल्द ही यहां पहुंच जाएगी। अगर तुम उनके साथ चलो तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, तुओबा फेयुन ने कहा। असल में वो खुद नहीं जानता था कि तुओबा शियाओयाओ को क्यों इतना यकीन है कि तुओबा छिंग्यू को बचाने का रास्ता उसी दुनिया में है, मगर इस हालात में वो बस उस पर भरोसा ही कर सकता था। इस दौरान वो तुओबा शियाओयाओ की हर गतिविधि से वाकिफ था और भीतर ही भीतर उलझन और सुकून दोनों महसूस करता था। लेकिन हर किसी के अपने राज होते हैं, उसका भी एक था, इसलिए उसने उससे कुछ नहीं पूछा। मैं समझ गया। मैं कुछ तैयारियां करता हूं, कल सुबह यहां आकर अपने बड़े भाई से मिलूंगा। तुओबा शियाओयाओ ने सिर हिलाया, फिर उठकर चला गया। उसे पूरा यकीन था कि उस स्पेस पोर्टल के पीछे की दुनिया वही है जहां वो अपने पिछले जीवन में रहता और साधना करता था। लेकिन अब कितने युग बीत चुके थे, उस दुनिया में अब क्या हालात थे? क्या उसके पुराने गुरु और भाई अब भी वहां थे? उसे नहीं पता। एक पल को उसके दिल में घर की याद ने डर और अपनापन दोनों भर दिया। सीमांत तारामंडलों के आसपास अब असंख्य सेनाएं इकट्ठा हो रही थीं। असंख्य रथ और यहां तक कि ड्रैगन नौकाएं आसमान में उड़ रही थीं। उन पर शक्तिशाली योद्धा खड़े थे, बैनर लहरा रहे थे। दृश्य भव्य और डरावना दोनों था।
उनमें सबसे ध्यान आकर्षित करने वाले थे ग्रेट्यू अमर राजवंश के अमर रक्षक, जो भयानक दैत्य जंतुओं पर सवार थे। ऐसा लगता था मानो वे लाशों के पहाड़ और रक्त सागरों से होकर आए हों। वो शहर बहुत विशाल और प्राचीन था, मानो कोई पर्वत धरती को चीरता हुआ खड़ा हो, विदेशी शत्रुओं से रक्षा करने के लिए। यहाँ हर संप्रदाय के महान योद्धा पहुंच चुके थे। वृद्ध पीढ़ी के अलावा युवा प्रतिभाएं हर ओर दिखाई दे रही थीं। सड़कों पर प्रमुख संप्रदायों के शिष्य अक्सर चलते दिखाई देते थे। क्या ये लोग मेरे घर पर हमला करने जा रहे हैं? मुख्य सड़क के किनारे के एक मंडप में आछिंग ने नीचे भीड़ भाड़ का दृश्य देखा और धीमे स्वर में बोली, हमला डैस कहना सही नहीं होगा, वे बस अनुभव के लिए जा रहे हैं। गू चांगे ने मुस्कुराते हुए कहा। अनुभव? आछिंग ने कड़वी हंसी हंस दी। उनकी दुनिया के लिए ये एक विनाशकारी आपदा थी, पर इन ऊपरी लोगों के साधकों के लिए ये बस एक छोटा सा अनुभव था, जहां उनके जीवन मरण का कोई मूल्य नहीं। आपके जैसे के लिए तो ये सब सामान्य ही होगा, है ना? आछिंग बोली। गुचांगे ने मुस्कुराकर कहा, इसीलिए तो मैंने तुम्हें वो बात सोचने को कहा था। आछिंग चुप रही। उसके मन में वो बात फिर गूंजने लगी, गू चांगे का डा समाधान। वो था उन सभी ताकतों को उसी दुनिया में दफन कर देना जो वहां घुसपैठ करेंगी। ये विचार पागलपन जैसा था। अकेले अपने बल पर यह करना असंभव था, इसलिए उसे अपनी दुनिया की सभी शक्तियों को एकजुट करना था। कैसे? ये उसे खुद तय करना था। गू चांगे ने बस दिशा दी थी। वो अब तक नहीं समझ पाई थी कि गू चांगे ने उसकी मदद क्यों की। वह ऊपरी लोक का व्यक्ति था, तो एक स्थानीय लड़की की मदद क्यों करेगा? जो डैश धर्म डैश में चलते हैं उन्हें सहायता मिलती है, जो डैश अधर्म डैश करते हैं वे नष्ट होते हैं। यही स्वर्ग का चक्र है, कोई इससे नहीं बच सकता। ये बात अचानक जियांग छूछू ने कही, जो अब तक चुप थी। आछिंग ने उसकी ओर देखा। उसे उसकी पहचान नहीं मालूम थी, मगर सभी उसे समान आदर देते थे। वो और गू चांगे जैसे किसी स्वर्गिक युगल की तरह हमेशा साथ। दैवी न्याय, प्रतिशोध? आछिंग ने सिर हिलाया। उसकी नजरें जियांग छूछू के चेहरे पर टिक गईं। वो चेहरा मानो किसी देवदूत का हो, निर्दोष, स्वप्निल। लंबी पलकें, जल जैसी आंखें, एक ऐसी सुंदरता जो धरती पर दुर्लभ थी। एक स्त्री होते हुए भी आछिंग के मन में ईर्ष्या की एक झिलमिलाहट उठी। जियांग छूछू ने शांत स्वर में कहा, अगर तुम अपने घर को बचाना चाहती हो तो चांगे का बताया रास्ता ही एकमात्र उपाय है। गू चांगे ने उसे आछिंग के बारे में कुछ बातें बताई थीं। वो जानती थी कि ग्रेट्यू अमर राजवंश जिस प्राचीन दुनिया को छिपा रहा था, वहां दुनिया की मूल ऊर्जा मौजूद थी, वही शक्ति जिसे गू चांगे अपने दानवी साधनों से निगल और शुद्ध कर सकता था। अब उसके स्तर पर किसी साधारण प्राणी की ऊर्जा निरर्थक थी, उसे दुनिया के स्तर की मूल ऊर्जा चाहिए थी। आछिंग उस दुनिया की निवासी थी और उसके पिता वहां के सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक थे। अगर वो इस संकट के समय उठ खड़ी होती तो स्वाभाविक रूप से असंख्य लोगों के दिलों को एकत्र कर सकती थी, और इसी के माध्यम से गू चांगे को उस डैश मूल स्रोत डैश का पता लगाना आसान हो जाता। मैं आपकी बात समझती हूं, आछिंग बोली, पर इतनी बड़ी ताकत के सामने मैं क्या कर सकती हूं? गू चांगे मुस्कुराया। अगर तुम प्रतिरोध नहीं करोगी तो मौका कभी नहीं मिलेगा। प्रतिरोध ही एकमात्र उम्मीद है। रास्ता कभी खत्म नहीं होता, हर मोड़ पर उम्मीद होती है। फिर उसने जियांग छूछू की ओर देखा। शायद मुझे इस बार उस दुनिया में खुद जाना पड़े, इसलिए तुम मेरे साथ मत आना। जियांग छूछू ने हल्के स्वर में कहा, मैं कुछ दिनों में मानव पूर्वज हॉल लौट जाऊंगी। गुचांगे मुस्कुराया, तुम वाकई आज्ञाकारी हो। इसी बीच दूर सड़क की दिशा में अचानक युद्ध की आवाजें उठीं। आसमान में रून चमक उठे, पूरा क्षेत्र रोशनी से नहा गया। ऊर्जा का प्रवाह इतना प्रबल था कि पल भर में पूरा क्षेत्र खाली हो गया। कई साधक वहां से दूर हट गए, आश्चर्य से देखने लगे। सुना है तुमने इन सालों में अपनी असली ताकत छिपाई है, जो ग्रेट्यू राजवंश के दूसरे राजकुमार के बराबर है। आज मैं आजमाना चाहता हूं। सड़क के सिरे पर एक युवक खड़ा था, समुद्र सा गहरा, चौड़े कंधे, बिखरे काले बाल और आंखें जो तलवार जैसी तेज थीं। उसकी दृष्टि से पूरा शून्य कांप उठा और भय की लहर दौड़ गई। उसके सामने खड़ा था एक पतला, गंभीर चेहरा, तुओबा शियाओयाओ। दोनों बिना किसी चेतावनी के भिड़ गए।
अगर यहाँ शक्तिशाली सुरक्षा आकृतियां न होती तो पूरा क्षेत्र ध्वस्त हो जाता। चारों ओर के साधक स्तब्ध रह गए। कई लोग प्रकाश की धाराओं में सवार होकर देखने आने लगे। वो तो दानव देवता महल का युवा स्वामी है, पागल दानव देव, क्रेजी डीमन गॉड। सुना है उसने ग्रेट यू राजवंश के दूसरे राजकुमार यूलियस से 3 दिन 3 रात युद्ध किया था और दोनों बराबर रहे थे। क्या वही है? सुना था वो हाल ही में दानव देव गुफा की 13वीं मंजिल तक गया था। वो फिर यूलियस से लड़ना चाहता था, पर राजकुमार अब राजमहल से बाहर नहीं निकलता। लोग बातें करने लगे और जल्दी ही सबने उस ताकतवर युवक को पहचान लिया। दानव देव महल एक प्राचीन संप्रदाय था। भले ही ग्रेट यू राजवंश जितना महान न हो, पर उसकी जड़ें गहरी थीं। जल्द ही सबने तुओबा शियाओयाओ को भी पहचान लिया। हाल ही में उसके बारे में जो हलचल हुई थी वो अब भी सबके ज़हन में थी। जनरल तुओबा का तीसरा पुत्र, जो अब तक अपनी असली शक्ति छिपाए बैठा था। दानव देव महल का युवा स्वामी शायद उसी वजह से उसे चुनौती देने आया था, ताकि उसकी ताकत से यूलिया की क्षमता का अंदाज़ा लगाया जा सके। लेकिन वो भूल गया, बराबर होना ये नहीं दर्शाता कि दोनों पहले कभी भिड़े हैं। कौन जानता था कौन अधिक शक्तिशाली है? और यही वजह थी कि तुओबा शियाओयाओ के चेहरे पर अब गहरी छाया थी। सड़क पर दोनों के बीच फिर भयंकर युद्ध छिड़ गया। दैवी ऊर्जा उमड़ रही थी, उनकी हर चाल आकाश को चीर रही थी। ये दो युवा योद्धाओं की टक्कर थी, इतनी प्रबल कि बुजुर्ग पीढ़ी तक गंभीर हो उठी। खासकर तुओबा शियाओयाओ ने सिर्फ एक साधारण इस्पाती तलवार से युद्ध किया, बिना किसी दिव्य हथियार के। उसकी तलवार कला सच में अद्भुत थी। ये तो शू संप्रदाय, शू सेक्ट की तलवार शैली है। आचिंग के मुंह से आश्चर्य भरा स्वर निकला। पहली बार इस दुनिया में उसने ऐसा चेहरा दिखाया था। वो इस युद्ध को ध्यान से देख रही थी, ये समझने के लिए कि ऊपरी लोक के युवा योद्धा कितने शक्तिशाली हैं। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे इतनी परिचित तलवार कला दिखेगी, वही जो उसके अपने संप्रदाय की थी। तुम किसकी बात कर रही हो? गुचांगे ने हल्के से भौं उठाई। उसे इस लड़ाई में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। एक डैस भाग्यपुत्र डैस सन ऑफ डेस्टिनी होने के नाते जहां भी तुओबा शियाओयाओ जाता, संघर्ष अपने आप होता, ये तो स्वाभाविक था। पर आचिंग की बात ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। शू संप्रदाय की तलवार कला, क्या इसका मतलब यह है कि तुओबा शियाओयाओ पहले कभी उसकी दुनिया में जा चुका था? या फिर वो मूल रूप से वहीं का निवासी था? क्या यही वो रहस्य था जिसे तुओबा शियाओयाओ अब तक छिपाए हुए था? ये तलवारबाजी सिर्फ शू सेक्ट के प्रत्यक्ष शिष्यों द्वारा ही इस्तेमाल की जा सकती है। अगर कोई इसे निजी तौर पर किसी और को सिखा दे तो शू सेक्ट उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। ऐसी हालत में तो वो मौत के मुंह से भी नहीं बच सकता। वो लड़का निश्चित रूप से शू सेक्ट का ही प्रत्यक्ष शिष्य है। उसके शरीर से तलवार आत्मा, स्वॉर्ड स्पिरिट की आभा साफ झलक रही है। खिड़की के पास खड़ी आचिंग उस भयंकर युद्ध को देख रही थी। उसकी आंखों में हैरानी थी और वो धीरे धीरे समझा रही थी। लंबी सड़क के अंत में दोनों योद्धाओं की भिड़ंत जारी थी। तलवार और भाले की चमक ने पूरा इलाका हिला दिया था। प्राचीन रूनों की रोशनी आकाश में घूम रही थी, जिससे आसपास का क्षेत्र धुंधला सा हो गया था। आसपास खड़े दर्शक कांपते हुए पीछे हट रहे थे। कोई भी पास जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। यकीन करना मुश्किल था कि ये दो युवा पीढ़ी के लोग हैं। जो भी ये दृश्य देखता, कहता कि ये तो दो प्राचीन महारथियों का युद्ध है। डेमन गॉड पैलेस का युवा स्वामी, जिसे लोग क्रेजी डेमन गॉड, क्रेजी डीमन गॉड कहते थे, पहले से ही एक मशहूर युवा सर्वोच्च योद्धा था। दूसरी ओर तुओबा शियाओयाओ, जो अब तक बेहद शांत और छिपा हुआ रहा था, वो भी पीछे नहीं था। दोनों ने सैकड़ों वारों तक लड़ाई की, लेकिन कोई भी दूसरे पर हावी नहीं हो सका। कई युवा शक्तिशाली लोग ये दृश्य देखकर चौकन्ने हो गए। उनके लिए तुओबा शियाओयाओ एक संभावित बड़ा खतरा बन चुका था। गू चांगे ने धीरे से प्याला रखा। उसकी आंखों में हल्की रुचि झलक उठी। लगता है तुओबा शियाओयाओ का इस दुनिया में पुनर्जन्म होना कोई संयोग नहीं है। उसने धीरे से सोचा, तुओबा शियाओयाओ की स्वर्गीय तलवार भ्रूण, हेवनली सॉर्ड एम्ब्रियो की कला साफ तौर पर शू सेक्ट से आई है, यानी वही दुनिया जहां से आचिंग आई थी। इसका मतलब वो जल्द से जल्द उस दुनिया में लौटना चाहता है और उस स्पेस पोर्टल के जरिए लौटेगा। ये सोचते ही गू चांगे की आंखों में एक चमक आई और अगली ही पल उसका शरीर वहां से गायब हो गया।
जब वो दोबारा प्रकट हुआ तो वो पहले ही युद्ध स्थल पर पहुंच चुका था, जहां दोनों लड़ाके भिड़े हुए थे। यंग मास्टर चांगे को प्रणाम। यूफेइया, यूमिंग और बाकी सब लोग इस लड़ाई में डूबे हुए थे। जैसे ही उन्होंने गू चांगे को देखा, सब तुरंत झुक गए। यहां तक कि कई प्राचीन पीढ़ी के लोग भी चेहरा झुकाकर खड़े हो गए, कोई उसकी अवहेलना करने की हिम्मत नहीं करता था। गू चांगे मुस्कराया। जब हम एक विशाल संसार को जीतने की तैयारी में हैं, तो ऐसे समय में दो ताओ भाइयों का आपस में टकराना व्यर्थ है। इस छोटी सी बात पर मत उलझो, अगली बार के लिए छोड़ दो। उसकी आवाज धीमी थी, पर जैसे ही शब्द हवा में फैले, पूरी भीड़ शांत हो गई। अब कौन हिम्मत करता कि गू चांगे के सामने फिर से लड़ाई करे? तुओबा शियाओयाओ ने भी तलवार नीचे कर दी। उसकी आंखों में झिझक थी, लेकिन उसने और वार नहीं किया। वो एक तरफ हट गया और डेमन गॉड पैलेस के युवा स्वामी को ठंडी निगाहों से देखने लगा। जब यंग मास्टर चांगे ने खुद कहा है, तो मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूं? वो हंसा, लेकिन उसकी हंसी में एक जंगली आग थी। लोग उसे क्रेजी डेमन गॉड यूं ही नहीं कहते थे। वह पागलपन की हद तक युद्धप्रिय था, यहां तक कि अपने ही पंथ के प्राचीन अस्तित्वों को भी नहीं मानता था। लेकिन गू चांगे के सामने उसका सिर झुक गया। मैं आज यंग मास्टर चांगे का मान रख रहा हूं। अगली बार मिलेंगे तो पूरी ताकत से भिड़ेंगे। ये कहकर वो तलवार की एक चमक बनकर आसमान में विलीन हो गया। तुओबा शियाओयाओ ने ठंडी सांस ली, मन ही मन खींचा हुआ था। अगर ये मूर्ख अचानक उससे न भिड़ता तो इतना हंगामा नहीं होता और गू चांगे भी यहां नहीं आता। अब उसकी योजना गड़बड़ा गई थी। वो असल में ग्रेट्यू की सेना के साथ चुपचाप उस स्पेस पोर्टल से गुजरने की सोच रहा था, ताकि शू सेक्ट पहुंचकर अपनी बहन तुओबा चिंग्यू को बचाने का उपाय ढूंढ सके। लेकिन अब गू चांगे के आने से सब कुछ जटिल हो गया। वो जानता था, उसकी बहन को उठवाने वाला व्यक्ति गू चांगे ही था। लगता है तुम अब भी मुझसे नाराज हो, गू चांगे मुस्कराया, जैसे उसके मन की बात पढ़ ली हो। चिंता मत करो, मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है। तुओबा शियाओयाओ ने ठंडी सांस ली, पर चेहरे पर कुछ नहीं झलकने दिया। आज यंग मास्टर चांगे ने जो कृपा की है, मैं याद रखूंगा। गू चांगे ने सिर हिलाया। भाई तुओबा, ये जरूरत नहीं है। तुओबा बोला, फिलहाल कुछ काम है, मैं अनुमति चाहता हूं। वो मुड़ा और चला गया। गू चांगे के चेहरे पर मुस्कान थी। आशा है कि भाई तुओबा हमारी तय बात नहीं भूलेंगे। ये स्वाभाविक है। तुओबा ने झुककर प्रणाम किया और चला गया। यू फेइया और यू मिंग के लिए ये दृश्य कुछ और ही लगा। उन्हें लगा, शायद तुओबा शियाओयाओ अभी भी उस दिन की घटना से नाराज है, जब दरबार में उसे भद्दा और महत्वाकांक्षी कहकर गू चांगे ने अपमानित किया था। यू मिंग बोला, लगता है उस दिन के बाद उसने हार मान ली है। अब वो बहन के पीछे भी नहीं पड़ता। यू फेइया ने हल्की सांस ली। नहीं, मुझे लगता है वो परेशान है, शायद कोई मुसीबत में है, लेकिन यहां उसका होना, क्या वो भी उस दुनिया में जाना चाहता है? फिर वो गू चांगे की तरफ बढ़ी। उसकी सफ़ेद पोशाक बर्फ जैसी कोमल, बाल काले बादलों जैसे। क्या यंग मास्टर चांगे भी इस बार उस दुनिया में जाने वाले हैं? गू चांगे मुस्कराया, बिल्कुल। यू फेइया ने कहा, वो दुनिया बहुत रहस्यमय है, वहां पहले कभी कोई साधक नहीं गया। अगर ऐसा है तो क्यों न हम साथ चलें? लेकिन गू चांगे ने सिर हिलाया। गू को अकेले रहना पसंद है, शायद मैं साथ न दे पाऊं। ये सुनकर यू फेइया थोड़ी हैरान रह गई। पहली बार किसी ने उसके निमंत्रण को ठुकराया था। धीरे धीरे भीड़ छटने लगी और आसमान में एक विशाल पोर्टल चमक उठा। हजारों मील लंबी स्पेस दरार, जिसके चारों ओर टूटी हुई ताराएं घूम रही थीं और अंतरिक्ष का अंधकार गूंज रहा था। यही था जियानशुआन ग्रेट वर्ल्ड का प्रवेश द्वार। वहां से प्राचीन युद्धपोत निकल रहे थे, जिन पर सैकड़ों सैनिक कवच में सजे हुए थे, हाथों में स्वर्गीय तलवारें और युद्ध भाले जिनसे आकाश कांप रहा था। वो सब उस दुनिया को जीतने जा रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था, वहीं उसी दुनिया में तलवारों की एक प्राचीन सभ्यता जागने वाली थी और किसी ने वहां पहले ही जाल बिछा रखा था। आसमान फिर बदल गया था। लोग एक दूसरे से कह रहे थे, लगता है इस बार बाहर की दुनिया से आने वाले राक्षस और भी भयानक होंगे। पता नहीं क्या हम उन्हें रोक भी पाएंगे या नहीं। अब तो बस दुआ ही कर सकते हैं कि कोई उम्मीद बाकी हो। जियानशुआन महान संसार के केंद्र में एक ऊंचा और भव्य मंडप खड़ा था। उसके भीतर असंख्य शक्तिशाली और महान साधक एकत्रित थे।
उनके चारों ओर अनगिनत वेदियां, ऑल्टर्स थीं, जो अजीब अलग रंगों के दिव्य पत्थरों से बनी थीं। उन पत्थरों पर दिव्यता की किरणें बह रही थीं, जैसे उनमें देवताओं का प्रकाश समाया हो। दीवारों पर धुंधले शिलालेख बने हुए थे, जिन पर प्राचीन पूर्वजों द्वारा राक्षसों के विरुद्ध लड़े गए युद्धों के निशान थे। हालांकि वे बहुत धुंधले थे, पर स्पष्ट था कि ये वही थे जब प्राचीन पूर्वजों ने बाहर की दुनिया के राक्षसों से जंग लड़ी थी। लेकिन करोड़ों वर्षों के बाद अब उन घटनाओं का केवल नाम मात्र ही बचा था। वे चाहते हुए भी उन त्रासद घटनाओं का पूरा सत्य नहीं जान पा रहे थे, और समाधान भी कोई नहीं मिल रहा था। एक भारी आवाज गूंजी, क्या अब हम बस मौत का इंतजार ही कर सकते हैं? उनमें से एक ने कहा। उसकी निगाहें शांत थीं, पर उसकी इच्छा बिजली जैसी प्रचंड थी। दूसरी ओर एक कोमल महिला की आवाज आई, आखिरी क्षण आने से पहले कौन कह सकता है कि क्या होगा? वो बेहद सुंदर थी, पर उसके चेहरे पर एक मुखौटा मास्क था, जिससे केवल उसकी चमकती आंखें दिख रही थीं। एक वृद्ध साधक ने धीरे से कहा, स्नो स्वॉर्ड इमॉर्टल की बात सही है। आखिरी क्षण तक कुछ कहा नहीं जा सकता। इस ज्योतिषीय चिन्ह हेक्साग्राम के अनुसार अभी भी हल्की सी आशा बाकी है। वो एक दुबला पतला सफेद बालों वाला वृद्ध था, सादा ताओवादी वस्त्र, बाल जूड़े में बंधे और हाथ में लकड़ी की तलवार। ऐसा लगता था जैसे हल्की हवा चलने पर उड़ जाएगा, पर वहां मौजूद कोई भी उसकी उपेक्षा नहीं कर सकता था, क्योंकि पूरे जियानशुआन संसार में कहा जाता था, दुनिया के सारे तलवार अमर, स्वॉर्ड इमॉर्टल्स, शू सेक्ट से ही आते हैं। और यह वृद्ध वही था, शू सेक्ट का प्राचीन तलवार अमर, जिसने सैकड़ों वर्ष पहले समुद्र की गहराइयों में तलवार के एक वार से भयंकर दैत्य का वध किया था और 13 प्रांतों को हिला दिया था। भले अब उसकी आभा मध्यम पड़ गई थी, पर उसकी शक्ति आज भी असीम थी, एक ऐसी गहराई जिसकी सीमा कोई नहीं जानता। दूसरे साधक ने कहा, जो कुछ ताओवादी भाई इस विपत्ति के स्रोत को मिटाने गए थे, वे अब तक लौटे नहीं। लगता है वहां खतरा ही खतरा है। हमें अब आने वाले बाहरी राक्षसों से लड़ने की तैयारी करनी होगी। वो आदमी कठोर चेहरे वाला था, चेहरे पर एक लंबा निशान, पर उसकी आंखों में तलवार की किरणें तैर रही थीं जिन्हें कोई सीधे देख नहीं सकता था। यह सभा जियानशुआन महान संसार के अंतिम जीवित तलवार अमरों की थी, वही जो इस संसार की आखिरी उम्मीद और सबसे शक्तिशाली रक्षा पंक्ति थे। बाकी जो तलवार साधक थे, वे बहादुर तो थे, पर निर्णायक युद्ध में उनकी शक्ति पर्याप्त नहीं थी। अगर अंतिम युद्ध छिड़ गया तो जीत हार पूरी तरह इन्हीं अमरों पर निर्भर करेगी। शू सेक्ट के वृद्ध तलवार अमर ने धीरे से कहा, इस चिन्ह के अनुसार कोई व्यक्ति उठेगा जो इस संकट को मिटाएगा, पर वो कौन होगा? उसकी निगाह वेदी पर गई, वही प्राचीन वेदी जिसे उनके पूर्वजों ने छोड़ा था। उसमें उनके वीरों की अमर इच्छा, इमॉर्टल विल समाई हुई थी, जिसे केवल संकट के समय ही जगाया जा सकता था। अब वे उसी वेदी से भविष्य देखने की कोशिश कर रहे थे, पर जो दिखा वो था अंधकार में एक हल्की सी रोशनी। वही हल्की आशा अब उनका आस्था बन चुकी थी। सेना को एकत्र करो, वृद्ध तलवार अमर ने आदेश दिया। हम पहले युद्ध भूमि पर मिलते हैं। मुझे लगता है इस संसार का दमन अब उन बाहरी राक्षसों पर कमजोर पड़ रहा है। उनमें से सबसे शक्तिशाली शायद सीधे आसमान से उतरेंगे, वो बोला, और उसका शरीर हवा में विलीन हो गया। बाकी सब साधक भी मौन हो गए, कुछ के मन में चिंता थी तो कुछ की आंखों में छिपी योजनाएं। 6 महीने पहले आसमान में अचानक एक अनंत दरार फट गई थी, और उस दरार से बाहर की दुनिया के राक्षसों की सेनाएं उतरने लगीं, जो अपने साथ भय, विनाश और खून की बाढ़ लाईं। सौभाग्य से इस संसार की स्वयं की इच्छा, विल ऑफ द वर्ल्ड, उनके विरुद्ध थी, इसलिए वे महान राक्षस अपने असली शरीर लेकर अंदर नहीं आ सके। अगर वे ऐसा करने की कोशिश करते तो तुरंत स्वर्ग और पृथ्वी के नियम उन्हें नष्ट कर देते। इसी डर से वे अब तक सावधानी बरत रहे थे और केवल अपनी चेतना, डिवाइन सेंस के माध्यम से ही हमला कर रहे थे। धड़ाम! अचानक पूरा जियानशुआन संसार कांप उठा। आकाश से ऐसी ऊर्जा उतरी मानो अनंत नीला आसमान अब गिरने वाला हो। सृष्टि की महान शक्ति नीचे गिर रही थी, जिसके दबाव से असंख्य जीव फट पड़े। सभी प्राणी कांप उठे, उनके शरीर ठंडे हो गए और सब भय से ऊपर देखने लगे, जहां आसमान फट चुका था। बाहरी राक्षसों की सेना फिर आ गई, और इस बार पहले से भी भयानक है। एक साधक आसमान में उड़ा, उसकी आंखों से 2 चमकीली किरणें निकलीं जो आकाश भेदकर बाहर की दुनिया तक पहुंच गईं। 13 प्रांतों से अनगिनत तलवारें चमकीं,
आकाश में तलवार की रेखाएं उभर आईं और सभी तलवार अमर बाहर की दुनिया की ओर देखने लगे। चेहरों पर भारी उदासी थी। वो देखो, वो बाहरी दैत्य जाति के प्राचीन युद्धपोत एंशंट वॉरशिप्स हैं और उनके पीछे असीम सेनाएं हैं। इस बार उनकी संख्या का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। एक साधक ने दर्द से कराहते हुए कहा। उसकी आवाज निराशा से भरी थी। तभी एक ठंडी आवाज पूरे आकाश में गूंज उठी, जो आत्मसमर्पण करेगा वही जीवित बचेगा। ये आवाज इतनी विशाल थी, मानो सृष्टि का गहराई भरा गर्जन हो। सिर्फ उस लहर के प्रभाव से ही लाखों साधकों की आत्माएं कांप उठीं। कमजोर साधक वहीं गिर पड़े, नाक कान से रक्त बहने लगा और उनकी आत्माएं चूर चूर हो गईं। एक शक्तिशाली तलवार अमर गर्जा, डरो मत, हमारा संसार स्वयं उनके विरुद्ध है, वे यहां नहीं आ सकते, उनकी बातों से डरना मत। उसकी आवाज ने जैसे मरते हुए योद्धाओं को फिर से जगा दिया। तभी हंसी गूंजी, हाँ हाँ, तुम सब कीड़े हो, अगर शांतिपूर्वक झुकोगे तो जीने का मौका मिलेगा। बाहर की दुनिया से प्राचीन युद्धपोत उतरने लगे। उनसे ठंडी रक्तमयी तरंगें फैल रही थीं। एक विशाल लाल दैवी फिनिक्स, स्कारलेट डिवाइन फीनिक्स प्रकट हुआ, जो दिव्य अग्नि में नहाया था। उसकी आवाज ठंडी और अहंकारी थी और उसकी आभा ने स्वर्ग पृथ्वी को हिला दिया। लेकिन जैसे ही वो नीचे उतरना चाहता था, आकाश और पृथ्वी के बीच अचानक लाल प्रकाश की ज्वाला चमक उठी। कानून और व्यवस्था की शक्ति तलवारों में बदल गई और उसने फीनिक्स को रोक दिया। वो गुर्राया पर जानता था, ये संसार की रक्षा शक्ति है, इसलिए उसे रुकना पड़ा। ये देखकर जियानशुआन संसार के योद्धाओं ने राहत की सांस ली। अभी अभी जो निराशा छाई थी वो क्षणिक रूप से टूट गई। लेकिन राहत ज्यादा देर तक नहीं रही। आक्रमण करो! युद्धपोतों से असंख्य सैनिक उतरे। कोई भयानक जीवों पर सवार था तो कोई जादुई हथियार चलाता हुआ सीधे भूमि पर उतर गया। नीचे धरती लाल हो चुकी थी, खून की नदी बह रही थी। ऊपर से स्थानिक दरारें, स्पेशल रिपल्स फैल रही थीं, जहां से ऊपरी लोक, अपर रेल्म के साधक उतर रहे थे। दोनों लोकों की सेनाएं आमने सामने थीं और जंग शुरू हो चुकी थी। भाले आर पार हो रहे थे, तलवारों की धारें बिजली की तरह चमक रही थीं। धरती पर लाशें बिखरी थीं, आकाश रक्त से रंग गया था। पास ही प्राचीन शहर खड़ा था, पर उसकी दीवारें टूटी हुई थीं और हर जगह रक्त के निशान थे। आकाश में शक्तिशाली साधक प्राचीन खजानों से प्रहार कर रहे थे, बाधाएं टूट रही थीं। शहर की रोशनी मंद पड़ गई थी, रक्षा कवच फटने को था। धड़ाम! एक तलवार ऊर्जा सॉर्ड क्यूई आसमान से गिरी, सैकड़ों राक्षस तुरंत राख बन गए। शहर की दीवार पर कुछ युवा तलवार साधक प्रकट हुए, हाथों में दिव्य तलवारें लिए। उन्होंने चारों दिशाओं में वार किया और शत्रुओं की लहरों को मिटा दिया। थोड़ा दूर शहर की दीवार के पास गू चांगे खड़ा था, मुस्कराते हुए। उसने धीरे से कहा, घर लौटने की तैयारी कर रही हो? उसके बगल में आ चिंग थी, उसका चेहरा जटिल और मौन। गू चांगे के शब्द सुनकर वो हल्का सा मुस्कराई। हाँ, उसने कहा, मैं सबसे पहले माँ को देखना चाहती हूँ। वो जरूर बहुत चिंतित होंगी जब उन्हें पता चला होगा कि मैं घर से भाग आई थी। उसकी आंखें हल्के दुख से भरी थीं, क्योंकि सामने जो दृश्य था वो वही जियानशुआन संसार था जहां वो पैदा हुई थी। पर अब वहां उसके लोग मर रहे थे और वो खुद उस युद्ध से अलग खड़ी थी। पिछली बार जब वो यहां से गई थी, युद्ध इतना भयानक नहीं था, पर उसने कभी नहीं सोचा था कि जिस भूमि को वो घर कहती थी, वहीं लौटना उसके लिए इतना दर्दनाक होगा, और वो भी गू चांगे के साथ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आपको और भी दिलचस्प कहानियां मिलती रहें।